Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 3.2 part 2. So let's begin. So आज के इस लेक्चर के अंदर हम डोमिनेंट कास्ट को डिस्कस करेंगे और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के अंदर आपको कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है और जो भी आप यहाँ पे मरून में हाईलाइटेड देख रहे हैं अलॉन्ग विद द वैल्यू एडिशंस हम ऑलरेडी इसको पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं एंड इन टुडेज लेक्चर आवर इंटायर फोकस विल बी अपॉन द डोमिनेंट कास्ट और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे. The reason why I have divided this particular topic into various subsection is to cover each part very exhaustively. क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, लाइक घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आए हैं, बट until unless आपका कंसेप्ट क्लियर है, यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एटलीस्ट. ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अबाउट डोमिनेंट कास्ट. सो द वेरी फर्स्ट नेम दैट शुड कम टू योर माइंड जब आप डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात करते हैं इज ए M.N. Srinivas. So who was this M.N. Srinivas? Don't worry about the details because आपके आने वाले जो लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर हम मैसूर एंड श्रीनिवास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. And other than this, he is responsible for various other concepts that we have to read in anthropology, which is your Sanskritization, Westernization, secularization का भी concept इन्होंने दिया था. Then of course this dominant caste का concept. So basically इनके बारे में हम डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे. That is why I am skipping that part as of now, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है. बट अभी के लिए हम फोकस करते हैं डोमिनेंट कास्ट के ऊपर. तो अगर आप डोमिनेंट कास्ट की बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि कंसेप्ट M.N. श्रीनिवास ने दिया था, डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने दिया था एंड इन्होंने एक विलेज के ऊपर स्टडी किया था दैट यू नीड टू रिमेंबर. विलेज का नाम था रामपुरा और ये रामपुरा विलेज कहाँ था? रामपुरा विलेज आपको कर्नाटका में मिलेगा, सम लाइक अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम मैसूर. तो मैसूर से कुछ दूरी के ऊपर आपको रामपुरा विलेज मिलेगा. सो बेसिकली दीज आर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए वाइल यू राइटिंग अबाउट द डोमिनेंट कास्ट. बिकॉज जब डोमिनेंट कास्ट का ओवरऑल आप कंसेप्ट की बात करते हैं तो it's not like very tricky or difficult for you to understand, but what is required is to accomplish that with certain details, factual details. So ठीक है, M.N. श्रीनिवास ने ये कंसेप्ट दिया था रामपुर विलेज में जब इन्होंने स्टडीज़ करी थी, एथनोग्राफिक स्टडीज़ करी थी. उस टाइम पे इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था. एंड बेसिकली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट है विद टाइम इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं बिकॉज द इंडिया दैट वी नो ड्यूरिंग द 1800 और 1900 एंड नाउ इन 2000 इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं. एंड इवन एट द टाइम व्हेन M.N. श्रीनिवास वाज स्टडिंग दिस कंसेप्ट उस टाइम पे भी इसमें कुछ कुछ एडिशंस चेंजेस इनको महसूस हुए एंड ही हैज़ लाइक एडेड ऑन टू दैट. और इन्होंने ये जो स्टडी करी थी बेसिकली ये इंस्पायर्ड थी बाय द अफ्रीकन स्टडीज़ ऑन द डोमिनेंट क्लैन एंड द डोमिनेंट लीनिएज. अब आपको जब पेपर 1 में आपने पढ़ा था देन यू हैव सीन कि अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के ट्राइबल्स की बात करें या आपके पपुआ न्यू गिनिया ऐसे आइलैंड्स हैं उन आइलैंड ग्रुप्स की बात करें तो वहाँ पे ये ट्राइब, लीनिएज, क्लैन इनका कंसेप्ट काफ़ी प्रीडोमिनेंट था. तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट था डोमिनेंट कास्ट का ये इन्फ्लुएंस इन अफ्रीकन स्टडीज से ही हुआ था. अगेन दिस इज़ अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड रिमेंबर. ठीक है, और एक और बात मतलब दैट इज़ जस्ट फॉर दी लाइक इंटरेस्टिंग नोट यू कैन से कि जब इन्होंने स्टडी करी थी M.N. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट के ऊपर, ऑल्दो हमने डोमिनेंट कास्ट क्या होता है अभी तक डिस्कस नहीं किया है, विल डू दैट इन अ वाइल, बट अभी मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ. तो ये जो इन्होंने स्टडी करी थी, एथनोग्राफिक स्टडी करी थी, तो ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस वो पेपर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे. बेसिकली आग लगने की वजह से ऑल द लाइक द एथनोग्राफिक पेपर्स एंड द डॉक्यूमेंटेशंस वर डिस्ट्रॉयड. देन M.N. श्रीनिवासन बेस्ड अपॉन हिज लाइक मेमोरी जो भी चीज़ें उनको याद थी बेस्ड अपॉन दैट ही हैज़ रिटन अ बुक जिसका नाम है द रिमेंबर्ड विलेज. और इसके अंदर इन्होंने ये जो स्टडी करी थी इसके बारे में बात की थी. तो दिस इज़ जस्ट ट्रिविया दैट आई वांटेड टू टेल यू. नाउ अब ये डोमिनेंट कास्ट होता क्या है इसके ऊपर हम फोकस करते हैं. हमने बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान ली है फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ अब बॉडी में आप क्या लिखने वाले हैं. सो बेसिकली जब आप
डेफिनेशन की बात करते हैं डोमिनेंट कास्ट की, लाइक व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट, तो ऐसी एक कास्ट जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर न्यूमेरिकली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल हो, न्यूमेरिकली नंबर में ज़्यादा हो, इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्परस हो और पॉलिटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, उनको डोमिनेंट कास्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अलॉन्ग विद दिस, ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट दे शुड बिलोंग्स टू अ हायर कास्ट ओनली। लोअर कास्ट के, जो लोअर स्ट्राटा में आने वाले, जो कास्ट सिस्टम के अंदर लोअर स्ट्राटा में आने वाले लोग हैं और जो कास्ट है, वो भी डोमिनेंट हो सकती है। So this was the definition as per M.N. Srinivas during 1955. Now what happened, like with his further studies and further research that he has done or the ethnographic studies, उन्होंने 1966 के अंदर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर एक माइन्यूट सा चेंज लाया। वो चेंज क्या था कि हमने बात करी है कि न्यूमेरिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तो चीज़ें होनी चाहिए बराबर, बट आप उनको लोअर स्ट्राटा के भी कास्ट सिस्टम हो सकते हैं डोमिनेंट कास्ट, ऐसा इन्होंने बोला। बट 1966 में इन्होंने बोला कि ये लोअर स्ट्राटा के ना होकर ये कास्ट हायरार्की में भी ये कास्ट एक लेवल पे होना चाहिए, एक हायर लेवल पे होना चाहिए, तभी वो डोमिनेंट कास्ट कहलाएगा। सो दिस वॉज द चेंज इन डेफिनेशन बेसिकली, ठीक है। अगर इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो सपोज आप स्कूल को याद करो, ठीक है। आपके स्कूल में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि न्यूमेरिकली मतलब नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनका एक अच्छा खासा बड़ा सा ग्रुप होता है। इकोनॉमिकली मतलब वो वेल ऑफ होते हैं, दैट मीन्स टू से कि आप हमेशा उनको कैंटीन के बाहर ही लगा देखोगे, ठीक है। दे नेवर बॉदर टू गेट द टिफिन। और पॉलिटिकली पावर, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पावर आप टीचर के चमचों से लगा सकते हो, लाइक दे आर वेरी क्लोज टू टीचर्स, उनकी आवभगत करना, बर्थडेज में ज़्यादा चॉकलेट देना, टीचर बड़े खुश रहते हैं। बट इतना सब होने के बावजूद भी अगर ये क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हैं, मतलब इनको मार्क्स अच्छे नहीं भी आते, इवन देन ऑल्सो दे कैन बिकम अ डोमिनेंट स्टूडेंट और डोमिनेंट कास्ट जो हम यहाँ पे बात करें। लेकिन जब 1966 में डेफिनेशन चेंज हुई तो इन्होंने बोला कि ये सब तो ठीक है कि हाँ वो नंबर्स में ज़्यादा है और इकोनॉमिकली उनके पास अच्छा खासा पैसा है कि वो कैंटीन से ही खाना पसंद करते हैं, पॉलिटिकली पावरफुल यानी कि टीचर्स के अच्छे चमचे हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एनफ नहीं है टू बिकम्स द डोमिनेंट स्टूडेंट। दे हैव टू कम फर्स्ट इन द क्लास, उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किससे सिनोनिमस है? विद द कास्ट। आई होप चीज़ें क्लियर है, भूलोगे नहीं इसको। नाउ प्रिवेलेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट की, क्योंकि जब M.N. श्रीनिवासन ने ये स्टडी करी और ये कंसेप्ट आके दिया, देन ही स्टडीड इन अ पर्टिकुलर विलेज, दैट टू वेरी स्मॉल विलेज इन कर्नाटका। तो उस विलेज की स्टडी को क्या आप ऑल अक्रॉस इंडिया में एप्लीकेबल मान सकते हो? इज दैट लाइक वैलिड ऑल्सो? So for that there were other studies, other scholars, sociologists, anthropologists ने अलग अलग ethnographic studies करी थी, and based upon that कुछ certain आपको लिस्ट दिखाई दिया या कुछ certain आपको similarities दिखाई दी कि it is valid all across India, जहाँ पे भी आपका caste system exist कर रहा है, then you can figure out certain dominant caste। जैसे कि आप अलग अलग जगह में देखेंगे, मैसूर में तो उन्होंने लिंगायत और ओखलिंगस जो M.N. श्रीनिवासन ने स्टडी करी थी, उस विलेज के अंदर इन्होंने इन कैटेगरीज को डोमिनेंट कास्ट पाया। वहीं आंध्र प्रदेश में रेड्डीज एंड कामाज, अब आप ही याद करने की कोशिश करो, लाइक इफ़ यू नो अबाउट द आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स, आपको रेड्डी और ये सारे नाम देखने को मिल जाएंगे ईजिली। एंड इवन फॉर दैट मैटर, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना भी हो, इफ़ यू हैव सर्टन इंटरेस्ट इन दी बॉलीवुड और इवन टॉलीवुड और जितने भी वुड है ये सारे, तो अगर आप इनके जो सुपरस्टार्स हैं ना, इनको उठा के देखेंगे, यू विल रेयरली फाइंड पीपल कमिंग फ्रॉम लोअर स्ट्रैटा ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। और ज़्यादातर आपको ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट आप बोलते हो, उन्हीं से देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्या आपके जो लोअर स्ट्रैटा के कास्ट ग्रुप है उनके लोग मतलब टैलेंटेड नहीं हैं? अगेन ये कहीं ना कहीं वही आपकी जो एक सोशल स्टिग्मा है, हिस्टोरिकल अनजस्टिस है, वो सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, ठीक है। SC ST रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें, एवरीबडी हैज़ द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पुट इन सच अ सिस्टम, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो ज़रूर होगी।
देयर मस्ट बी समथिंग, अदरवाइज वो बात अलग है कि आज के डेट में इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, दोज हु आर ऑलरेडी वेल ऑफ, they are taking the advantage. That is another thing, that is a part of an implementation. But if you see like the kind of an reservation that is being provided, whether that is needed or not needed, तो in that case आप उसको पूरी तरह से justified मानेंगे, ठीक है. और जो चीज़ें शायद जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हमें पसंद नहीं आती होंगी, वो दैट इज़ कि जो फ़ायदा है वो सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है, और फॉर दैट मैटर वो तो एक अलग टाइप का डिस्कशन है. यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, बट लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रिलेटेड इसी चीज़ों से है, ठीक है. जो आपके डोमिनेंट कास्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, और हर जगह आप उनको देखेंगे दैट दे हैव सर्टन से. वहीं केरला में आपके नायर्स, महाराष्ट्र में आपके मराठा, गुजरात में बनिया पट्टीदार, नॉर्दर्न इंडिया में आपके जाट गुज्जर. आपने देखा जाट आंदोलन हो रहे हैं, मराठा ने अपने रिजर्वेशन के लिए मांग रखी है, अल्टीमेटली रिजर्वेशन दे भी दिया गया उन्होंने, बट वो अभी आपके सुप्रीम कोर्ट में जाके लटका पड़ा है. वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. क्योंकि अगर आप मराठास को देखो और भी दूसरे जो कम्युनिटीज़ होंगे महाराष्ट्र में, ऑफ कोर्स उनके कंपैरिजन में उनको कुछ वेल ऑफ लगा होगा, तभी आपने उस चीज़ को पास होने नहीं दिया, उनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिल पाई है. बट सिंस दे वर द डोमिनेंट कास्ट, दे वर एबल टू गेट द रिजर्वेशन. वहीं जाट्स भी चूंकि डोमिनेंट है, अभी तक उनको मिल नहीं पाया है, बट एवरी नाउ एंड देन द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन देयर टो कि कब पता नहीं क्या हो जाए चीज़ें, ठीक है. सो दैट इज़ द थिंग, दिस इज़ हाउ लाइक यू रिलेट टू थिंग्स, कि कैसे पॉलिटिक्स भी कास्ट से इन्फ्लुएंस कर रही है, और कास्ट में भी कौन, डोमिनेंट कास्ट. जो हमने पार्ट 1 के अंदर कास्ट इन पॉलिटिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था, वो एक्चुअली में इंस्पायर्ड आपकी डोमिनेंट कास्ट से ही था. सो दैट इज़ वाई यूपीएससी अज्यूम कि अगर आपने डोमिनेंट कास्ट पढ़ा है तो आप कास्ट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक अच्छा खासा आंसर प्रेजेंट कर सकते हो. सो वाइल राइटिंग सच अ आंसर, आप यहाँ से भी कोटेशंस, चीज़ें, इंटरलिंकेज, ये सारी चीज़ें कर सकते हो. प्लीज़ डू दैट ऑल्सो, ठीक है. नाउ हम में से लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द सिटीज़, या आप हाईवे पे ही चले जाओ कहीं पे भी, तो आपको ये चीज़ें तो दिखी होंगी. अब बेसिकली आई फील दिस इज़ एन ऑब्सेशन, ऑफ कोर्स दैट इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. आपका अलग हो सकता है, यू माइट लाइक पुटिंग सच अ स्टिकर्स ऑन योर कार, बट लेट मी टेल यू, ये आपको चालान कट सकता है. मतलब अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट यू कैन नॉट हैव सच अ स्टिकर्स ऑन योर कार, लाइक कार और एनी सच पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ठीक है. तो वो मत करना, और करना भी तो अपनी रिस्क पे करना. सो बेसिकली आप जब ये देखेंगे तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी कि मोस्टली जो एक इन्फ्लुएंसर, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जाट इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट कास्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया. तो आप जाट, यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन्हीं टाइप्स के कास्ट की आप देखोगे कि लोगो स्टिकर लगा के रखा है. आपने कभी ये देखा है जो लोअर स्ट्राटा के हैं उन्होंने अपना स्टिकर लगा के रखा हो? वो क्यों नहीं लगाते ऐसा? अगेन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल तो चीज़ें हैं ही हैं, और दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ठीक है. ये लगाते हैं बिकॉज अगर आप कभी इनसे बात करोगे, किसी से पूछना आपने ये जो जाट का स्टिकर लगा के रखा है, तो आपको बड़े शान से बताएंगे दैट दे फील प्राउड ऑफ इट. दैट इज़ वाई दे हैव शोकेस्ड इट ऑन देयर कार. मराठाज अपने ऊपर लगा के रखेंगे, जाट, राजपूत इस तरीके से लगा के रखेंगे. of course that is their personal choice to put it across, but they feel proud upon that, ठीक है. वहीं अगर जो लोअर स्ट्राटा के कास्ट ग्रुप है, इवन दो दे फील प्राउड अपॉन देयर ओन कास्ट, देयर ओन कल्चर, वो उसको शोकेस नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको पता है कहीं ना कहीं रेपोकशंस दूसरे हो सकते हैं. एंड अगेन ये आप जनरल डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते होगे, ठीक है. ये लगाते हैं, इनको लगता है कि अच्छा जाट है तो इसकी गाड़ी से दूर रहो, पीछे से किसी ने ठोक भी दिया. लाइक आई हैव केम अक्रॉस लाइक इंसिडेंट in which one of my friend told me कि okay we have put in the Rajput stickers because अगर कल को कभी किसी राजपूत की गाड़ी ने टक्कर मार दी तो will sort out the things very amicably, ठीक है. लेकिन अगर कोई और निकला ना, तब उसके बाद फिर हम उससे लड़ाई झगड़ा या जो भी करना हो, मेरी कार को तुमने तोड़ दिया, like give me the compensation and everything. बट अगर वो राजपूत हुआ तो will don't do anything. तो इस तरह के माइंडसेट्स होते हैं. लाइक दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, द सोशल थॉट प्रोसेस, ठीक है. तो ये सारी चीज़ है. तो बेसिकली द होल आइडिया टू टेल यू इज कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन बाई प्रोडक्ट ऑफ योर डोमिनेंट कास्ट ओनली. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट. सो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर तो है ही. सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर और द कोरिलेशन विद द डोमिनेंट कास्ट, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आप बात करते हो इंडिया like 100 years ago,
आज से 100 साल पहले इंडिया में, और उसके जो आपके इंडिपेंडेंस का जो पूरा स्ट्रगल था उसके बीच भी आपने कई सारे रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, द पीजेंट रिवॉल्ट। और ये पीजेंट रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट होता था? मोस्टली ब्रिटिशर्स, लैंड ओनर्स, इनके अगेंस्ट होता था, जो जमींदार्स होते थे उनके अगेंस्ट होता था। तो मोस्टली अगर आप अगेन इस चीज़ को उठा के देखेंगे कि हु आर दिस जमींदार्स, तो वो जमींदार्स मोस्टली आपको वही जो कास्ट सिस्टम में अपर हायरार्की के लोग हैं वही देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जमींदार हायर स्ट्राटा के जो कास्ट सिस्टम में जो हायरार्की पे ऊपर आते हैं वो थे, तो इनकी जो अलग अलग जनरेशन्स है इवेंचुअली दे विल बिकम पैसा वाला, राइट? दे विल हैव दैट मनी पावर, और if they will have the money power then they will have definitely control over the land. then अगर आप इसको relate करो by the green revolution, green revolution में आप सबको पता होगा who was the one who get benefited more? Of course the large farmers, not the small and the marginal ones. क्यों? Because large farmers के पास ही उतने इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल था, दूसरा विएबिलिटी भी उनके ही लैंड पे थी। अगर छोटे लैंड पे आप हाइब्रिड वैरायटीज उस समय लगाते तो हु नोस की क्या रिजल्ट्स आते, ठीक है? तो आपको एक लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड चाहिए था जो कि आपके लार्ज फार्मर्स के पास था, एंड ऑफ कोर्स जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट थी दे कुड आल्सो फुलफिल दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी एक टाइप का सोशल डिवाइड क्रिएट किया इन विच द लार्ज फार्मर्स गेट बेनिफिटेड while the small and the marginal farmers did not have any such benefits, right? So of course ये चीज़ आगे फिर से कंटिन्यू होती गई। पहले जमींदार थे, जमींदार से पावरफुल होके जनरेशन्स निकले, देन ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा एक इवेंट आया, उसके बाद भी पावरफुल जो कास्ट था वो आगे बढ़ता गया, एंड इवेंचुअली जो लेस पावरफुल थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, और जिसके पास पावर होगी, पैसा होगा, वही डोमिनेट करेगा, हमने वही देखा हुआ है। तो अल्टीमेटली यही हुआ। क्यों? बिकॉज इनके पास अब काम देने के लिए रिसोर्सेज थे, मतलब दे कुड अफोर्ड टू हायर पीपल, और अगर वो हायर कर रहे हैं तो घूम फिर के तो बात वहीं आ जाती है, लाइक हु इज प्रोवाइडिंग यू विद द लाइवलीहुड, उसी का अपर हैंड रहेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन कोरिलेट बेसिकली, और ये पूरा का पूरा लिटरेचर है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। And since we are studying anthropology, तो आपको examples भी mention करने पड़ेंगे, although what we have discussed is very obvious, but still you have to write the anthropological related examples. जैसे कि अगर आप like कुछ हैविक ब्राह्मण्स होते हैं जो आपके टोटागाडे मलौद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर में मिलते हैं, तो इनका स्टेटस भी अगेन डोमिनेंट कास्ट का है। दैट्स बिकॉज एक तो ये आपके लैंड होल्ड करते हैं, दूसरा ये हायर स्टार्टा पे भी है। लेकिन वहीं आप ओकलिंगास की बात करें, ये रामापुरा विलेज जो कि मैसूर में है, जहाँ पे एम एन श्रीनिवासन ने स्टडी करी थी, वहाँ पे देवर दी डोमिनेंट कास्ट। बट अब इसके अंदर क्या है, देवर कंसीडर्ड एज ओबीसी, सेंट्रल लिस्ट के अंदर इनको ओबीसी कैटेगराइज किया जाता है, और ये अपने आप को नियो क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है? अब नियो क्षत्रिय मानते हैं, सो दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं वो जो आपकी कास्ट हायरार्की में उसमें तो अपर आए, लेकिन जो सेंट्रल लिस्ट है उसके हिसाब से तो ये बैकवर्ड कह रहा है। सो दैट इज़ वाई ना आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि आपके एम एन श्रीनिवासन ने भी उस अपने डेफिनेशन के अंदर चेंजेस किए, बिकॉज वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था। जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि ओकालिंगास तो डोमिनेंट कास्ट है, इवन दो वो जो कास्ट हायरार्की है उसमें ऊपर नहीं है, बट जो सारी अदर कंडीशंस है विच इज़ योर सोशल जो इकोनॉमिकल, द पॉलिटिकल एंड द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, ये सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है? बट वो जो लाइक आपकी कास्ट सिस्टम पे टॉप हायरार्की वाला है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इवन दो वो डोमिनेंट, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। वहीं उड़ीसा में भी आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे जो आपकी लैंड ओनिंग कम्युनिटी है वो ज़्यादा पावरफुल है इंस्टीड आपके जो ब्राह्मण्स हैं या जो भी और अदर अपर कास्ट है उनसे। तो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स जो आप बहुत ईजिली कोट कर सकते हो। नाउ हाई रैंक इन द कास्ट हायरार्की, ऑफ कोर्स ये भी एक डोमिनेंट कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया है विथ टाइम, क्योंकि पहले आपको मिल जाएंगे, या आज के भी डेट में ऐसा नहीं है लाइक इट इज़ एप्लीकेबल यूनिवर्सली, आपको कुछ ऐसे कास्ट मिलेंगे विच आर नॉट इन दी टॉप हायरार्की इवन दो दे आर डोमिनेंट, बट हम यहाँ पे मेजरली की बात करें, ठीक है? तो मेजरली आपको वही कास्ट दिखेंगे जो टॉप हायरार्कीज पे हों, वो आपको डोमिनेंट कास्ट के अंदर नजर आएंगे, ठीक है? वहीं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, अब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आज के डेट में इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ टू फंक्शंस। पहला तो ये कि
पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आप मान सकते हो कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी होता है। एंड इफ़ यू हैव फॉलोड द रीसेंट यूपी इलेक्शंस, तो वहाँ पे आप इस जो चीज़ें हैं इसको फॉलो अप होता हुआ बहुत ज़्यादा देखेंगे। ऑफ कोर्स आज के डेट में और भी अलग अलग फैक्टर्स क्लब इन कर लिए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज द डोमिनेंट कास्ट विल ऑलवेज हैव द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। ये तो उसका अभिन्न अंग है, लाइक दिस इज द इंसेपरेबल पार्ट ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट। ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर डोमिनेंट कास्ट है बिकॉज दे हैव द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, सो दैट मीन्स कि उनकी जो मांगे हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। दे लाइक द person in power will make sure that they can do something which can appease them eventually, क्योंकि आपको 5 साल के बाद फिर इलेक्ट होकर भी तो आना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें भी आप इजीली मेंशन कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं इन दी डोमिनेंस। उनमें से कुछ हमने डिस्कस कर लिए। ऑल्दो अगर आपको कैटेगराइज करने जाएंगे तो ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपकी जो कास्ट हायरार्की है उसी के अंदर आएगी। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 3 कैटेगरीज में तो नहीं लिख सकते। तो इसीलिए मैंने ये आपको लिख दिया है कि आप ऐसे अच्छे से पॉइंट बना के लिख देना, इवन दो थोड़ा रिपीटेशंस लगेगा, बट ठीक है, एग्जामिनर के लिए आपको 7 पॉइंट मिल जाएंगे अलग अलग करके लिखने। इंस्टीड आप 3 पॉइंट में उसको समराइज करो, ठीक है। बट हमने समझने के लिए उसको 3 पॉइंट में समराइज करके देख लिया है। अब कंसेप्ट के बारे में हमने इतना जान लिया है तो थोड़ा हम क्रिटिसिजम्स भी देख लेते हैं। सो बेसिकली जब एम एन श्रीनिवासन ने कहा कि जो आपकी डोमिनेंट कास्ट है वो लैंड या लैंड ओनरशिप पे काफ़ी डिपेंडेंट है, बेस्ड अपॉन दैट दे कैन बी क्लासिफाइड एज अ डोमिनेंट कास्ट, तो उस केस में एक क्रिटिसिज्म ये निकल के आया कि आपके जो डोमिनेंट कास्ट है वो आज के डेट में आपको बेस्ड अपॉन द लैंड ओनरशिप वो ट्रेडिशनल विलेज में ही मिलेंगे। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम देयर आज के डेट में बहुत सारे चेंजेस आ गए, जैसे हमने अभी बात करी थी कि जमींदारी सिस्टम जिसने काफ़ी फेवर किया था इन ओनिंग द लैंड टू द अपर कास्ट, और उसके वजह से इवेंचुअली दे एंडेड अप हैविंग सो मच ऑफ लैंड, वो आज के डेट में उस तरीके का सिस्टम नहीं रह गया है। इन टुडेज केस लाइक anybody irrespective of their caste can have the lands, right? और जमींदारी सिस्टम आने की वजह से एंड द लैंड रिफॉर्म्स जो भी इंडिपेंडेंस के बाद आए, उसके वजह से ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ऑफ द डोमिनेंट कास्ट बिकॉज दे हैव द लैंड ओनरशिप हैज़ बीन शेकन अप। और इसको सब्सटेंटिएट करने के लिए आप कुछ नाम लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, विच इज़ एंड्री बेटेले। एंड्री बेटेले ने भी जो स्टडी करी थी उनके बेसिस पे इन्होंने बोला कि आप जो बता रहे हो लैंड ओनरशिप इज़ दी वन ऑफ द फैक्टर फॉर बीइंग द डोमिनेंट कास्ट, तो वो आज के डेट में आपको ट्रेडिशनली विलेज में ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये और दूसरे जगह पे इतना प्रीडोमिनेंट नहीं दिखने वाला। दूसरा, डीएन मजुमदार ने माउना एक विलेज है इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे स्टडी करी थी और इन्होंने देखा कि जो आपके ब्राह्मण और ठाकुर थे ये डोमिनेंट कास्ट थे ड्यूरिंग दी 1960s 50s की आप बात करें। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे जमींदारी सिस्टम का एबॉलिशन हुआ और आपके लैंड सीलिंग एक्ट्स वगैरह आ गए, उसके बाद इनका जो दबदबा था वो कम होता गया, बिकॉज दे वर नो मोर दी डोमिनेंट कास्ट होल्डिंग लॉट्स ऑफ लैंड। आपने वो पुरानी मूवीज अगर कभी देखी होगी तो उसमें देखा होगा ना, एक लाला होता था एंड ही वाज द वन हु रन्स द एंटायर विलेज, बिकॉज उसके पास ज़मीन होती थी। और अल्टीमेटली ज़मीन कैसी होती थी, वो जो छोटे छोटे किसान होते थे उनकी ज़मीन हड़प लिया करता था, ठीक है, इन द ल्यू ऑफ गिविंग दैम लाइक सर्टन पेनीज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के डेट में उतनी एप्लीकेबल नहीं है, होती होंगी आज़ादी से पहले या उसके कुछ सालों तक, बट अभी के डेट में ये उतनी एप्लीकेबल नहीं है। सो दीज आर द सर्टन क्रिटिसिजम्स रिलेटेड टू द लैंड ओनरशिप। दूसरा क्रिटिसिज्म है आपके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को लेके, बिकॉज एम एन श्रीनिवास ने तो यही बोला कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा होंगी वो डोमिनेंट कास्ट होंगे, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स। तो इनके भी जो क्रिटिसिजम्स करने वाले थे उसमें सबसे पहला नाम आता है आपके डीएन मजुमदार का। तो डीएन मजुमदार ने बोला, तो इसके अंदर 2 कैंप्स थे। एक कैंप्स तो वो कहता था कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी आपका डोमिनेंट कास्ट होगा। दूसरा कहता था न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ डज नॉट मैटर, और ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ डज नॉट मैटर वाले के थे डीएन मजुमदार। अगेन डीएन मजुमदार के बारे में भी हमें आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ना है, तो डोंट वरी, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम डिटेल में जानेंगे। और जिन्होंने ये कहना था कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मैटर्स, उसमें सबसे पहला तो ऑफकोर्स आपके एम एन श्रीनिवासन तो थे ही, इन्होंने तो उसको क्राइटेरिया ही बना के रखा था।
देन एंड्री बेटेले, योगेंद्र सिंह, दीज आर द प्रोमिनेंट नेम जिनका मानना था कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज येट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डोमिनेंट कास्ट। अब डी.एन. मजूमदार ने ऐसा क्यों बोला कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स इन्होंने अपनी स्टडीज़ के बेसिस पर ही बोला। इनके हिसाब से कि जो विलेज सिस्टम था, विलेज सिस्टम में ज़्यादातर विलेजेस में आपको जो हायर स्ट्राटा के लोग होते थे वही डोमिनेंट कास्ट देखने को मिलते। तो इंस्टीड ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इनका मानना था कि रिचुअल वैल्यूज जो थे उसके बेसिस पे ये ज़्यादा डिसाइड होता था कि डोमिनेंट कौन होगा। ज़्यादातर आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय यही डोमिनेंट देखने को मिलता है, इवन दो वो एक विलेज में उनका नंबर बहुत कम हो। लाइक दीज आर लाइक नंबर ऑफ द ब्राह्मण्स और द क्षत्रिय और एनी ऑफ द टॉप हायरार्कीज। और बाकी के जो ये लोग हैं, इवन दो दे आर हैविंग द लार्जर नंबर, तभी भी वो डोमिनेंट कास्ट नहीं कहलाते थे। तो ऐसा डी.एन. मजूमदार का मानना था कि रिचुअल प्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है, ना कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। बट अगेन विथ टाइम हो सकता है ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मैटर करती हो बिकॉज ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी, जहाँ पे आपके अगर SC ST को बिलोंग करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो वो डोमिनेंट हो गए बिकॉज ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन जो आप एक डोमिनेंट कास्ट एज ए कंसेप्ट की बात कर रहे हो तो उसके अंदर मोस्टली you will find the caste having the higher ritual purity to be the dominant, not the one who is having the higher numerical strength. I hope this is clear now. आपका तीसरा क्रिटिसिज्म है कि जो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट है इट फॉलोड अ स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। एंड आई डिड नॉट टेल यू अब स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच क्या होता है, पेपर 1 में इस पर मैंने डिटेल में बात करी हुई है, तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार उसको रिव्यू कर ले, दैट वुड बी गुड फॉर यू एज अ रिविजन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली अभी के लिए इतना जान लीजिए कि डोमिनेंट कास्ट ने स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो किया था। एंड जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे who opposes the structuralist approach in studying the Indian society, उन सभी ने क्रिटिसाइज किया था डोमिनेंट कास्ट के कंसेप्ट को। एंड द फेमस अमंग्स देम इज योर लुइस डिमॉन्ट। एंड आपको पता होगा कि लुइस डिमॉन्ट ने कास्ट के ऊपर स्पेसिफिकली इंडिया में काफ़ी काम किया था, लाइक ही हैज सर्टेन पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स ओन जो कास्ट के बारे में है। तो एम.एन. श्रीनिवासन ने भी स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच अपनाया था, और एम.एन. श्रीनिवासन के हिसाब से जो अपर हायरार्की वाले थे, they were the one who dominated who were considered to be the dominant caste. But लुइस डिमॉन्ट का ऐसा मानना था कि ये जो कंसेप्ट है दिस शुड बी प्योरली सेक्युलर कंसेप्ट एंड नॉट बेस्ड अपॉन दिस रिचुअल प्योरिटी। यानी कि जो हायर हायरार्की में हायर स्ट्राटा पे है उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सेक्युलर बेसिस पे होना चाहिए। और भी जो आपके फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडरेट कर रहे हो डोमिनेंट कास्ट के लिए वो वैलिड होने चाहिए, ना कि ये रिचुअल प्योरिटी ओनली। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग। नाउ अबाउट द रीजनल डायमेंशन ऑफ पावर, यानी कि पावर और कास्ट में क्या रिलेशनशिप है, तो इसके ऊपर जो चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी हमने कास्ट पॉलिटिक्स इन सब के ऊपर बात किया हुआ है। तो दिस इज इन दी नोट्स, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट चेंज इन द डोमिनेंट कास्ट, बिकॉज हमने देखा जब ये डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया गया था दैट वाज ड्यूरिंग द 1950s-60s के टाइम पे। ठीक है, बट टुडे वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया है। तो इन चेंजेस की वजह से इस कंसेप्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और वो क्या चेंजेस आए हैं हम उनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। दीज चेंजेस बेसिकली पर्टेन टू योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड ऑफ कोर्स दी 73rd एंड दी 74th अमेंडमेंट, जिसके अंदर आपको सर्टेन रिजर्वेशंस दी गई सर्टेन कैटेगरीज को, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड होल्डिंग सम लाइक रेलेवेंट पोजिशंस। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बात करें कि चेंजेस में, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है दैट द कंसेप्ट डू एग्जिस्ट, बट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स एम.एन. श्रीनिवासन ने बताए थे दोज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव वेंट ऑन टू चेंज, यानी कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह किन्हीं और चीज़ों में ले ली है, दैट बेसिकली योर एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द रिजर्वेशन। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आप इन चीज़ों को और सब्सटेंटिएट कैसे करेंगे अलॉन्ग विद दी वेरियस स्टडीज विच इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो के.एल. शर्मा ने एक स्टडी करी थी इन कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो देयर ही फाइंड कि जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ कम्युनिटीज़ थी दे वे दी डोमिनेंट, इवन दो उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर आपको ब्राह्मण्स जो थे वो भी मिलेंगे एंड दैट टू न्यूमेरिकली हाई इन नंबर। बट वो चूँकि पुअर थे और दूसरी कम्युनिटी दोज वेर लाइक हैविंग वेल ऑफ इकोनॉमिकली वेल ऑफ स्टेटस,
That is why they were holding the position of the dominant caste, not the Brahmin, which were ritual मतलब ritual purity में हुए higher and also numerically भी इनकी strength थी, even though they were not considered to be dominant. वहीं विलियम एच वाइजर ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी करीमपुर विलेज में, जो कि आपकी इटावा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर आता है. वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे ब्राह्मण्स डोमिनेंट थे, बिकॉज ब्राह्मण्स वहाँ पे लैंड भी होल्ड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर कंसीडर्ड टू बी डोमिनेंट. वहीं ऑस्कर लिविस ने 1955 में अपनी एक बुक जो थी दैट इज़ विलेज इंडिया, ऑफ कोर्स ये आपके जो कंसेप्ट था बुक पब्लिश जो किया था एम.एन. श्रीनिवासन ने, उसके पहले की बात है. बट इवन दो कहीं ना कहीं इन्होंने एग्जैक्टली डोमिनेंट कास्ट का तो कंसेप्ट नहीं दिया था, बट इन्होंने ये देखा था कि जो जाट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होल्ड करते थे अपॉन दी ब्राह्मण्स. ऑफकोर्स इन्हीं स्टडीज़ के बेसिस पे और आगे चल के फिर एम.एन. श्रीनिवासन ने कंसेप्ट दिया. लेकिन इवन बिफोर दैट आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राह्मण्स डू एग्जिस्ट जो कि रिचुअल प्योरिटी में हायर्स थे जाट से, even though they were not having that significant position. Till now, we have talked about the concept of dominant caste, who gave that, what are the factual details that you need to know, then the characteristics, and of course the criticisms. Now, talking about the role of the dominant caste, or basically you can say the role that they play in serving certain purposes. तो इसको आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. यानी कि जो डोमिनेंट कास्ट होते हैं दे कंसीडर them to be having certain responsibilities in these fields that they have to pursue. अगर आप सोशल फील्ड की बात करें तो सोशल फील्ड के अंदर इनको लगता है लाइक दे आर द काइंड ऑफ एन सेवियर ऑफ देयर कम्युनिटीज in terms of cultural perspective, in terms of like other things as well. और इसी केस से जुड़ा हुआ जो आप एक एग्जाम्पल देखेंगे which is your खाप पंचायत, because this is something derived from the dominant caste of parts of northern India, जहाँ पे they held certain position in the society and they have their certain norms that they feel everyone should follow, and it's their duty to make them to make everybody follow that rules जो भी इन्होंने बनाए हैं. तो ये सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर आ गया. देन इकोनॉमिक फील्ड की अगर बात करें तो अगेन इकोनॉमिक फील्ड के अंदर भी जो डोमिनेंट कास्ट होता है दे हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू get the economic or the like other benefits that eventually can favor the economic well-being of the particular community. और इसी के अंदर आपके जो भी agitations आप देखते हो related to these dominant caste, that is one of the example which you can write. Now talking about the political field. पॉलिटिकल फील्ड के अंदर भी डोमिनेंट कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज इवेंचुअली ये जो आपकी इकोनॉमिक वाली चीज़ें हैं ये इसी से डिराइव होके आती हैं. क्योंकि अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है अच्छा एंड यू आर द डोमिनेंट कास्ट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो जाहिर सी बात है आपका एक पॉलिटिकल वोट बैंक भी अच्छा खासा होगा एंड यू कैन इवेंचुअली इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर्स ऑल्सो. एंड इस वजह से जो आपकी डिमांड्स हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की वो भी काफ़ी हद तक पूरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, राइट. तो दीज आर बेसिकली दी लाइक पॉइंटर्स विच यू कैन राइट एज ए रोल और पर्पस. बिकॉज अगर आपको सिंपली डोमिनेंट कास्ट के बारे में पूछा जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हैंडी होती हैं टू मेक योर आंसर लुक वेरी एग्जॉस्टिव. ठीक है. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. I'll come up with the next lecture very soon. Thank you so much.